गुड मॉर्निंग बच्चों। पवन के इतिहास की कक्षा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज संस्कृतियों का टकराव का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने भौगोलिक खोजों के कारण 15वीं शताब्दी के पश्चात क्या कारण थे कि भौगोलिक खोज हुई, नए नए देशों की खोज हुई, और इन खोजों को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति थे, आज उनमें से केवल 2 व्यक्तियों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये 2 व्यक्ति थे। पहला नाम आता है वो है क्रिस्टोफर कोलंबस। शायद हमने जब हम छठी या पाँचवीं में होंगे तब भी ये नाम हमने सुना है बहुत ज़्यादा, क्रिस्टोफर कोलंबस और हर्नाडो कॉर्टेस। आज केवल इन 2 व्यक्तियों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। ये वो 2 व्यक्ति थे जिन्होंने जो प्रोफेशन अपनाया था वो था खोज करने का, समुद्री यात्रा करने का, और इन्हीं यात्राओं में उन्होंने अपने आप को विश्व के इतिहास में अपना जो नाम है उसे स्वर्ण अक्षर में अर्जित किया। तो मतलब ये होता है कि आप कोई भी पेशा अपनाएं, लेकिन उसको इस तरह से अपनाएं कि लोग आपको याद रखें। कोई भी पेशा छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो आप पढ़ेंगे, सबसे पहले करेंगे हम क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस, जन्म 1451 ईस्वी में, और ये इटली में, यहाँ पर गलत जो है वो हो गया है, ये गेनोवा नहीं है, जिनेवा है। तो जिनेवा याद रखना आपने, जिनेवा में इनका जन्म हुआ था। इटली का एक बड़ा शहर है। पिता का नाम है डोमिनिको कोलंबो और माता का नाम है सुसाना पोर्टोनारोसा। यहाँ पर जब भी बात आती है, कोई बड़ा आदमी आता है तो उसकी याद जब भी की जाती है तो साथ में उसका नाम के साथ माता और पिता का नाम भी जुड़ जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे माता पिता भी हमारे नाम के साथ अच्छे कामों के लिए जुड़े, ये हमारी कोशिश हमेशा होनी चाहिए। और यही इतिहास जो है वो सिखाता है आने वाली पीढ़ी के लिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो रही क्रिस्टोफर कोलंबस की बात, उन्होंने अपना नाम जो है वो लिखवाया, मशहूर हुए किसके कारण? अमेरिकी प्रायद्वीपों की खोज करने के कारण। तो हम इनके बारे में आगे पढ़ते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले एक मानचित्र जो है वो नज़र आ रहा है आपको, इसके बारे में थोड़ा सा शुरू करते हैं। मैं हमेशा जब भी मानचित्र आता है तो पहले दिशाओं से शुरू करता हूँ। ये पूर्व पड़ा, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब ये जो मानचित्र है इसमें दर्शाया गया है, ये वाला यूरोप आपका हिस्सा है जो ऊपर वाला है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये साउथ अमेरिका का, और ये जो है आपका उत्तरी अमेरिका है जिसमें आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी पड़ता है। ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं कि इसको क्यों मैंने लगाया है। यहाँ नाम क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं लिखा, लेकिन पिक्चर जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस की लगाई गई है, इसी का संबंध इनसे है। यहाँ ये जो छोटा सा, यहाँ अगर इस पार्ट, इस हिस्से को काटूँ मैं, तो यहाँ पे इसके थोड़ा सा इस ओर को जो है पश्चिम की तरफ को पुर्तगाल पड़ा, और ये वाला बड़े वाला हिस्सा जो है वो स्पेन पड़ा। तो ये 2 देश थे जिन्होंने भौगोलिक खोजें करी थी। इसके बारे में हम पार्ट नंबर 1 में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी 3 या 4 लाइनें, हाँ 4 लाइनें यहाँ पर हैं, और अलग अलग डेट्स भी यहाँ पर बताई गई है 1492 से लेकर। ये डेट्स वो हैं जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहाँ की यात्रा करी। देखेंगे ये सारी की लाइनें यहीं पे ही टिक रही हैं यहाँ पर। तो ये बहामा द्वीप समूह था जब ये निकले थे पश्चिम रास्ते से होते हुए, क्योंकि ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो ये जाके इन्होंने कोशिश करी एक नए देश की खोज करने की, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, और हम पहुँचे बहामा द्वीप समूह में। तो ये मानचित्र में दिखाना था मेरे को ताकि आप इसको आगे समझ पाएँ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके जन्म से संबंधित से लेकर अंतिम तक का जो सफ़र है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म और शुरुआती जीवन। दुनिया के महान खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के जिनेवा, याद रखना ये पहले भी हम कह चुके, एक जुलाहे के परिवार जो कपड़ा बुनने वाले थे, मतलब आम आदमी के घर में इनका जो है जन्म हुआ। कोई भी जो महान व्यक्ति हुए हैं वो बहुत सारे, आपको जो संख्या मिलेगी वो आम आदमी के घर में वो पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा अपने आप को महान बना दिया, इस जगह पहुंचा दिया कि आज हर कोई, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के बच्चे जो पढ़ने वाले उनको याद करते अपनी किताबों में वो नज़र आते हैं।
तो बचपन में शुरुआती के दिनों में क्या था कि उनके जो पिता जो काम करते थे, जो जुलाहे का काम करते थे, कपड़ा बुनते थे, उसे बेचने के लिए भी जाते थे। तो बेचने के लिए वो समुद्र के जरिए रास्तों से जो अपनी किश्ती से जाते थे। तो उसी प्रकार से बचपन में ही वो अपने पिता के साथ हाथ बंटाना उन्होंने शुरू कर दिया, जैसे कि आम घरों में ऐसा होता है। लेकिन उनकी जो दिलचस्पी थी वो समुद्र की यात्राओं के ऊपर ही लग गई, टिक गए यहीं पे। उनका जो हर प्रकार का अब जो भविष्य था उनका, वो शायद उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे अब यही करना है, जो दिल से उन्होंने किया था, कि दिलचस्पी समुद्री यात्राओं की तरफ उनकी बढ़ चुकी थी। काफ़ी मेहनत और लगन से नौकायान को बेहतर ज्ञान हासिल किया उन्होंने, और इस तरह से उन्होंने जो समुद्री यात्रा था उनको ही अपना पेशा बना लिया। ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। ज़िंदगी में तभी कहा जाता है कि अपने बारे में समय रहते सोच लो कि मुझे करना क्या है, क्योंकि फिर आपकी वहीं पर पूरी एनर्जी लगने वाली। जिस व्यक्ति ने कभी सोचा ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, वो मझधार में रह जाता है, जैसे दो नाव में पाँव रखने वाली बात। तो बेहतर है जिस प्रकार से कोलंबस से अगर हम सीखते हैं तो ये कि उसने बड़े पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे मेरा जो पेशा है वो यही रहेगा, और इसलिए वो ये कर पाए। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अमिताभ को लेते हैं, सचिन तेंदुलकर को लेते हैं। ये इन्होंने वो उस फील्ड को अपनाया जिसको वो मन से चाहते थे। तो बेहतर है हम भी उन चीज़ों को ही अपनाएं जो हमारे लिए बेहतर हो सकती हैं, उसी में ही अपना सब कुछ दांव पे लगाएं। तो ये बेहतर है। इसी को क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपना जीवन का एक ध्येय माना। फिर आता है कि कोलंबस के समय जो भारत की तरफ जाने वाला स्थलीय रास्ता था वो बंद हो चुका था। उसके बारे में हम फिर से पढ़ लेते हैं। कैसे कि 15वीं शताब्दी के आरंभ में बात करें, 1453 ईस्वी की बात करते हैं। उस समय क्या था, अगर मैं थोड़ा सा यहीं पर दे देता हूँ आपको, मान लेते हैं कि ये यूरोप है, और यूरोप से निचली तरफ को साथ में ही लग जाता हमारा एशिया, पश्चिमी एशिया की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुर्की था, यहाँ हम बात करेंगे, जो इस्लाम साम्राज्य था वो लगातार बढ़ रहा था, जो एशिया को कवर कर रहा था, खासकर जो पश्चिमी एशिया था। तो पश्चिमी एशिया का ये वाला क्षेत्र जो है, जहाँ से यूरोप से जाते थे और आते थे, और या अफगानिस्तान से, इराक, ईरान से होते हुए भारत तक पहुँचते थे, क्या अपना जो व्यापार करने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, ये सारा का सारा रास्ता और यहाँ पर भी कब्जा कर लिया गया, किसके द्वारा, इस्लामी राष्ट्र के द्वारा। अब इन्होंने इनका रास्ता पूरी तरह से, स्थलीय जो मार्ग था उसे पूरा बंद कर दिया गया, और अब उनका जो व्यापार होता था भारत या दूसरे देशों के साथ, वो बंद हो गया। तो इससे क्या हुआ, अब इन यूरोपीय देशों की जो आर्थिक जो हानि थी, क्षति जो है वो होने लगी। तो यही इसमें पैराग्राफ में बताया गया कि जो रास्ता बंद हो गया था, जो जाता था कहाँ से, तुर्किस्तान से होकर या ईरान से होकर, अफगानिस्तान से होकर, वो पूरी तरह से बंद हो गया 1453 ईस्वी में व्यापारियों के लिए। और इसके रहते भारत और एशिया देशों के साथ यूरोपियों के व्यापार पूरी तरह से ठप हो गए, कमज़ोर पड़ गया अर्थव्यवस्था किसकी, यूरोपियन जो देश थे। फिर आगे पढ़ते हैं। व्यापार के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया था भारत के लिए नए रास्ते खोजना, क्योंकि जो यूरोपीय देश थे उनकी आर्थिक व्यवस्था, क्योंकि वो कृषि प्रधान देश नहीं थे, वो व्यापारिक प्रधान देश थे, इसलिए ज़रूरी हो गया था कि व्यापारी जो मार्ग है उसे खोला जाए, और वो भी अब दूसरा मार्ग, दूसरा कौन सा, जो जल के द्वारा, जलीय तरीके से जो पहुंचता हो, जिसका सबसे आज विश्व में सबसे ज़्यादा जो व्यापार किया जाता है वो न स्थलीय मार्ग के द्वारा नहीं, स्थल मार्ग के द्वारा नहीं, बल्कि जो जल के द्वारा, जो जल के जहाज़ हैं उनके द्वारा ही सबसे ज़्यादा जो है आयात या निर्यात कोई भी देश करता है। तो इसका प्रारंभ जो 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ, किसके कारण, जब रास्ता बंद हो गया भारत के लिए आने के लिए। तो यूरोपीय देशों की जो अर्थव्यवस्था उसे मजबूत करने के लिए और भारत और एशिया देशों के लिए एक नए रास्ते की खोज करना, ये इनका प्रथम कार्य हो गया था, किसका, यूरोपीय देशों का। तो इसलिए जब कोलंबस ने इसके बारे में सोचा, तभी उसके मन में विचार आया कि ज़मीनी रास्ते से भारत में पहुंचा जा सकता तो नहीं है, लेकिन समुद्री रास्ते से भारत को खोजा जा सकता है। और कोलंबस ने बचपन में ही इस तरह की किताबों को, उसका जो है बहुत ही शौक रहता था, इसलिए उसने पढ़ा था कि जो है पृथ्वी क्या है, गोल है, पृथ्वी गोल है। तो इस प्रकार से जब उसने ये पढ़ा था तो वो ये मानता है कि, मान लेते ये पृथ्वी है, गोल है, यहाँ भारत है, ठीक है, मान लेते हैं।
यहाँ जो है यूरोप में जो है वो हम बात करें कोलंबस, तो कोलंबस ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हम पूर्व की तरफ ही जाएंगे तभी जो भारत को मिल सकता है, अगर मैं पश्चिम के रास्ते से भी जाऊंगा तब भी, क्योंकि पृथ्वी गोल है और मैं पहुंच के वहीं भारत को जो है वो सर्च करूंगा। इसलिए उसने बजाय पूर्व रास्ते से जाने के उसने क्या किया, पश्चिमी रास्ते को अपनाया। किसने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो ये बताना जरूरी था क्योंकि इसी के ऊपर आधारित है आपका आगे वाला। तो रास्ते में पश्चिम की तरफ से खोज किए जाने को भारत तक पहुंचा जा सकता था, ये उन्होंने किसने कहा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। इस तरह से इसने अपना बनाया आगे का शेड्यूल, और इसी व्यवस्था को लेते हुए ये सबसे पहले 1484 ईस्वी में पहुंचा, क्योंकि खुद तो अपने बलबूते कर नहीं सकता, जब वहाँ बहुत बड़े जहाज़ भी चाहिए, लोग भी चाहिए, सैनिक भी चाहिए, खाने के लिए सामान भी चाहिए, तो ये एक आदमी के बस की बात नहीं थी। तो ये कोई शासक ही इसको जैसे रिप्रेजेंट कर सकता, रिप्रेजेंटिव उसे कहते हैं कि किसी को स्पॉन्सरशिप करना। तो ये चाहते थे कि जो सबसे पहले पुर्तगाल के पास जाते हैं 1484 ईस्वी में कोलंबस, और कहते हैं कि मुझे जो है यात्रा पर जाना है, आपके लिए मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ अगर मेरी आप सहायता करते हैं। उस समय जो राजा थे उनका नाम था जॉन द्वितीय। लेकिन जब उसको उन्होंने अपनी प्लान समझाई और बताया कि कैसे, तो उन्होंने कहा मैं पश्चिम के रास्ते से जाऊँगा, ये उन्होंने बताया। पृथ्वी गोल है और मैं पश्चिम के रास्ते से जाकर भारत की खोज करूँगा। देखिए, भारत पहले से ही सभी यूरोपीय लोगों के लिए, सभी यूरोपीय देशों के लिए जो है एक केंद्र बना रहा, क्योंकि सभी ने भारत से होकर जब गए, चाहे वो चाहे कोई भी सेनानी जो आए, विदेशी जो पर्यटक की बात नहीं, उस समय ज़्यादातर जो विद्वान लोग थे, भारतवर्ष जो शिक्षा का केंद्र भी रहा, और अपनी महंगी चीज़ों के लिए, जिसमें अगर बात करें हम जो है यहाँ का मलमल बनता था ढाका में, या बात करें दक्षिण भारत के मसाले, या यहाँ के जो मोती थे, तो इन चीज़ों के लिए जाना जाता था। तो इसलिए जो भारत हमेशा का, इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उसको लूटने का विचार सभी के मन में था, खासकर यूरोपीय देशों के बीच में। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब ये बताया कि मैं पश्चिम के रास्ते से जाऊंगा, तो राजा जो थे जॉन द्वितीय, उन्होंने अस्वीकार कर दिया इस व्यवस्था को कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा। लेकिन वो मन नहीं हारे और फिर उन्होंने दूसरी कोशिश करी, और वो थे साथ में ही पड़ोसी देश था स्पेन। तो स्पेन के शासक के पास वो 1484 से मदद मांगी उन्होंने, और वही उन्होंने बताया कि मुझे पश्चिम से रास्ते से जाना है। और स्पेन के जो राजा थे उसने नाम थे फर्डिनेंड। तो फर्डिनेंड जो इस चीज़ को माने, लेकिन काफ़ी देर बाद 1492 ईस्वी में उन्होंने उनकी जो मांग थी या उनकी जो राय थी उसको माना, और उन्होंने ये माना कि वो पूरा खर्च जो है वहन करेंगे उनकी यात्रा का, चाहे वो जहाज हो, किसी भी तरह का। तो अगर वे विशाल समुद्र में लंबे सफ़र पर निकलेंगे तो दिन समुद्र के ख़त्म होते ही कहीं नीचे गिर जाएंगे, इस प्रकार की व्यवस्था उस समय मानी जाती थी। लोग जो है वो डरते थे, क्यों? क्योंकि माना जाता था कि लोगों में ये था, उनको जो नॉलेज ज्ञान था वो मानते थे कि पृथ्वी का जो है वो चपटी है, ठीक है, वो चपटी है ना कि गोल है। लोग अभी तक यही मानते थे। ये अलग बात है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो मान चुके थे कि पृथ्वी गोल है। तो वो मानते कि जैसे आप चलेंगे और एक टाइम के बाद जो है वो पृथ्वी खत्म हो जाएगी और आप नीचे गिर जाएंगे, तो इसलिए लोग जो है वो जाने से कतराते थे कि समुद्र में जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ। तो इसलिए लोग जाना नहीं चाहते थे। ऐसे में इस खोज के लिए कुछ नाविकों को इकट्ठा करना ये भी बहुत मुश्किल काम था क्रिस्टोफर। ये अलग बात है कि जो उनको हामी दे दी गई 1492 में स्पेन की तरफ से बोल दिया गया कि ठीक है हम तैयार हैं आपको, लेकिन उसके लिए आदमियों को तैयार करना था, और ये भी चुनौती थी, और इस चुनौती को भी स्वीकार किया गया किसके द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। केवल एक उनके आगे सोचिए आप, 84 में जाकर उन्होंने पहले पुर्तगाल से मदद मांगी, फिर उन्होंने स्पेन के पास, और फिर वेट किया, इंतज़ार किया, और फिर उसके बाद उनको जो है वो सक्सेस मिली। हम क्या करते हैं कि थोड़े ही समय के पश्चात जो है ऊब जाते हैं और फिर दूसरी तरफ रास्ता मोड़ लेते हैं। हम अपनी एनर्जी को चारों जगह जो है वो अलग अलग दिशाओं में बांट देते हैं। तो एक जगह इन्होंने सिर्फ एक गोल बना लिया था ज़िंदगी में कि मुझे ये करना है और करना है, और उन्होंने कर दिखाया। ये उनका, तभी मैं कहता हूँ कि क्रिस्टोफर कोलंबस को अगर आप पढ़ें तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये अलग चीज़ है कि उनमें भी बहुत सारी कमियां थी जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उन्होंने जो जीवन में जो गोल निश्चित किया था उसको उन्होंने पूरा किया था। आगे क्या होता है कि उन्होंने करीब लगभग 90 जो व्यक्ति थे और जो
बड़े जुझारू तरह के व्यक्ति थे, उनको जो है मनाली, और इस प्रकार से ये 90 व्यक्तियों के साथ उन्होंने अपनी जो यात्रा थी उसे शुरू किया था। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और उनमें भी जो है जो उनके जहाज़ में बैठे थे वो 40 की संख्या उनके जहाज़ में थी। अब उनकी भी बात करेंगे कौन कौन से जहाज़ उनके पास थे। 3 अगस्त 1492 ईस्वी को उन्होंने स्पेन, बंदरगाह का नाम है प्लोस, ये प्लोस से उन्होंने जो है शुरू किया भारत को खोजने का, जिसका उनका निश्चय का मुझे भारत ही पहुंचना है, और क्यों ये भी आपको पता है। तो वो निकलते हैं और उनकी इस समुद्री यात्रा के दौरान उनके साथ जो है 3 जहाज़ थे जिनके नाम थे पिंटा, सांता और नीना। इनमें जो सांता था ये इस जहाज़ के ऊपर वो खुद बैठे हुए थे, कोलंबस। तो 3 जहाज़, और इसी कोलंबस सांता में जो है वो लगभग 40 व्यक्ति जो है वो सवार थे। अब वो चल पड़े और ये कहते हैं कि वहीं उनके सफ़र के शुरू होने के कई दिनों के बाद भी ज़मीन उनको नसीब नहीं हुई। कई दिन व्यतीत हो गया और महीना बीत गया, और महीने के बाद दूसरा महीना भी व्यतीत हो गया। तो अब जो बीच के जो नाविक थे जो उनको वो लेके चला गया, तो उनके ही नाम में लगभग 40 व्यक्ति थे। अब है उनका जो रुख था कोलंबस के प्रति वो क्या हो गया था, बहुत ही खतरनाक। वो मारने पर उतारू हो गए थे। भयंकर तूफान से उनके जो 7 जहाज थे उनमें बैठे नाविकों का जो धैर्य था वो टूट चुका था। अब वो कोलंबस को कह रहे थे कि वापस चलो, और मारने की धमकियां भी उसको मिल रही थी। लेकिन ऐसे समय में भी उसने अपनी हिम्मत को नहीं हारा और उनको हिम्मत बताता चला गया कोलंबस। और कहते हैं कोलंबस अपने मार्ग से नहीं भटके, और काफ़ी कठिनाइयों के बाद भी अपने यकीन के साथ कोलंबस शांति के साथ जो है आगे बढ़ते रहे। धैर्य कि सक्सेस मिलेगी, उनको विश्वास था मुझे सक्सेस मिलेगी, धैर्य रखा, उनकी तरह पागल नहीं हुआ, वापस नहीं हटे। तो ये चलते रहे, अपनी जो उन्होंने पक्का दिल में निश्चय किया हुआ था उसके ऊपर चलते रहे। फिर करीब 2 महीने, याद रखना है 2 महीने से भी ज़्यादा समय का सफ़र हो चुका था, और उनको धरती अब किस तरह से रिसीव हुई। 9 अक्टूबर 1492 ईस्वी को 2 महीने के पश्चात अब क्रिस्टोफर कोलंबस को आकाश में कुछ सुंदर से पक्षी जो है वो नज़र आए। अगर पक्षी नज़र आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ज़मीन है वो नज़दीक है, क्योंकि पक्षी वहीं से उड़कर जाते हैं और वहीं वापस चले जाते हैं। तो ये एक इशारा था कि कहीं ना कहीं हम ज़मीन के नज़दीक पहुंच चुके थे, और इसको देखकर सारे के सारे, चाहे वो क्रिस्टोफर कोलंबस था चाहे वो उसके साथ जाने वाले थे, वो खुशी के मारे जो है वो उछल बैठे। तो इस प्रकार से अब क्या हुआ, अब भी उनके पास एक ऐसा नहीं कि 1 घंटे में 2 घंटे में, लगभग 3 दिन के पश्चात 12 अक्टूबर, ये दिन था 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को, जो जहाज था उससे धरती नसीब हुई, वो उस धरती पर मतलब उतर गए जहाँ पर उन्हें वो मिली। कोलंबस उस वक्त जो सोच रहे थे शायद उनके जहाज जो है वो भारत पहुँच गया, जो उन्होंने सोचा था कि हम भारत पहुँच गए, उसके मन में ऐसा ही विचार था। वास्तव में वे एक अमेरिकी जो है वो द्वीप समूह में पहुंचे थे जिन्हें बहामा द्वीप समूह कहा जाता है, ना वो भारत नहीं था। पश्चिम छोर पर जो मैंने आपको बताया था वो, क्योंकि उन्होंने रास्ता जो पश्चिम की तरफ किया था तो पश्चिम से होते वो अमेरिका से थोड़े दूर पर रह गए, बिल्कुल अमेरिका साथ ही था, और वो केवल उसके छोटे छोटे जो द्वीप थे वहाँ तक पहुँच पाए। कब? 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को। अब क्या होता है, इन सभी जो समय था उन कुछ दिन जो जब वहाँ पर रुके थे उसमें उन्होंने बहुत सारे और भी जो द्वीप थे उनको भी उन्होंने खोज निकाला, चाहे वो आपको क्यूबा हो या जो अन्य जो कैरिबियन जो द्वीप बच गए थे उनकी खोज भी उनके द्वारा हुई। इन सभी खोजे गए द्वीपों को, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इन सभी खोजे हुए द्वीपों को मिलाकर कोलंबस ने इसे इंडीज़ नाम दिया। उसने सोचा था, क्योंकि उसके मन में विश्वास था, उसको अंतिम समय तक यही पता नहीं था कि जिन द्वीपों को उसने खोज निकाला वो भारत नहीं है, इसलिए उसने क्या नाम उनको दिया, इंडीज़ नाम दिया। और वही इंडीज़ के प्रदेश में उस वक्त जो आदिवासी रहते थे और वहाँ के लोगों को गुलाम बनाने के लिए अपनी चतुराई दिखाई, और इस प्रकार से वहाँ पर अपने कुछ साथियों को 40 नाविकों को वहाँ छोड़कर वो वापस जो है वो स्पेन भी आए। लेकिन उन्होंने अपने नाविकों के पास जो है उनका दायित्व दे दिया, एक तरह से अपना जो वर्चस्व था उसे बनाए रखा।
तो ये था बहामा द्वीप में पहुंचने का कि किस तरह से वो वहाँ पर पहुँचे। अब आता है कि कोलंबस को ढूंढे हुए प्रदेशों का बनाया गया गवर्नर कि महान खोजकर्ता कोलंबस 15 मार्च 1493 ईस्वी में 93 में जब स्पेन पहुंचे वापस, तो उन्होंने जो राजा थे फर्डिनेंड, उन्होंने उनका जोरदार स्वागत किया और वो अपने साथ जो कीमती उपहार वहाँ के लोगों से छीन कर लाए थे, ये किसी भी तरह से उन कीमती उपहारों को उन्होंने उनके समर्पित किया, भेंट किया। तो इससे जो फर्डिनेंड थे वो बहुत ही खुश हुए और उन्होंने क्या किया, उनको गवर्नर घोषित किया। कहाँ का? बहामा द्वीप समूह का, इंडीज़ का उन्होंने नाम रखा था उसका, इंडीज़। तो इसके प्रकार माना जाता है कि उन्होंने लगभग उसके बाद 3 और यात्राएं करी, जिनकी डेट्स यहाँ पर मैंने दे दी गई है। 1493 से 96, फिर 1498 से लेकर 1500 और 1502 से लेकर 1504 ईस्वी तक ये 3 यात्रा, मतलब टोटल उन्होंने 4 यात्राएं करी एज अ गवर्नर, वहाँ के वाइसराय वो रहे। फिर कहते हैं कि 7 नवंबर 1504 ईस्वी को, ये वो डेट थी जो उनके जीवन में नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन वो आई। शायद वो हम थोड़ा सा मैं यहाँ भूल रहा हूँ कि जब कोलंबस पहुँचे बहामा द्वीप समूह में, तो वहाँ के जो लोग थे कि लोग जो जनजातीय लोग थे, उन्होंने बहुत स्वागत किया। ये इंडीज जो लोग थे, कैरिबियन जो लोग थे, वो बहुत स्वागत करने वाले लोग थे। उन्होंने कभी भी, देखिए उनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो उनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने कभी भी उन द्वीप के किसी भी चीज़ के ऊपर हक नहीं जमाया। जैसे आज अगर हम अपने ज़मीन के बारे में, हमारा नाम है, हमारे घर के ऊपर हमारे घर का नाम है, ऐसी उनके पास व्यवस्था नहीं थी। वो कबीलों की ही व्यवस्था रहती थी। कबीलों का ही जो राजनीतिक क्षेत्र होता था, उनका कोई अपना निजी स्वामित्व नहीं होता था। और वो बहुत मिलनसार, बहुत, अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आप कि कितने अदब के साथ वो नीचे बैठकर जो है वो उनके साथ बात कर रहे हैं। तो ये उनके तहजीब थी, हम ये कह सकते हैं कि वो तहजीब वाले व्यक्ति थे। उन्होंने, और वो मानते थे कि लड़ाई झगड़ा सही बात नहीं, वो बैठकर ही गलत चीज़ों के लिए भी वो माफ़ी मांग लेते थे अगर उससे रिश्ते जुड़ते थे। ऐसी उनकी व्यवस्था थी उन कबीलों की। लेकिन क्या हुआ, अब जो गलत बात मैं कह रहा कि कोलंबस में भी बहुत सारी खामियां क्या थी। उनके पास सिर्फ एक ही ध्येय था, वो था अधिक धन और धन और धन। तो ये ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में क्या हो कि उन्होंने उनको इतना तंग किया कि एक, कहते जो सहने की भी एक सीमा होती है। तो एक समय ऐसा आ गया कि इन लोगों ने भी उनको सहना जो है वो मुनासिब नहीं समझा और वो खड़े हो गए, विद्रोह कर दिया। तो इस जब विद्रोह का बारे में फर्डिनेंड को पता चलता है, किसको, फर्डिनेंड कहाँ है, स्पेन का शासक, तो पता चलता है, तो वो क्या करते हैं, वायसराय को, मतलब कोलंबस को वो वापस बुलाते हैं। और इस प्रकार से 7 नवंबर 1504 ईस्वी को कोलंबस को दरबार में जंजीरों में बांध कर लाया जाता है। सोचिए आप कि वो व्यक्ति जिसने स्पेन के सम्मान को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज वही जंजीरों में था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो फर्डिनेंड की रानी है, जिनका नाम है इज़ाबेला, वो उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें क्षमादान जो है वो दे देती है। लेकिन बदले में वायसराय की उपाधि उनसे छीन ली जाती है, क्योंकि उन्हें वायसराय बहामा द्वीप समूह का बनाया गया था। तो हम ये मान के चलते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब यही देना होता है, जिस प्रकार से कोलंबस के साथ हुआ। क्योंकि ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने विनम्रता से इन लोगों को एक्सेप्ट किया था। लेकिन कोलंबस ने इन्हें धन के मामले में बहुत तंग किया और इनके साथ अत्याचार किए, और इसलिए उनको भी ये भुगतना पड़ा अंतिम दिनों में। लेकिन यही बात ख़त्म नहीं होती है, बात करते उनकी मृत्यु के बारे में। मानते हैं कि उनके साथ ही उनको यह भी बता देना चाहिए कि ज़िंदगी में आखिरी वक्त में कोलंबस एक बीमारी से ग्रसित होते, और वो भयंकर बीमारी थी। और इसके चलते ही 20 मई को 1506 ईस्वी को उनकी मौत जो है वो हो गई थी। और ये भी मानते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई, तो ये भी हैरान कर देने वाली बात है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि जिन द्वीपों की उन्होंने खोज करी है वो अमेरिकी द्वीप है, ना कि भारत। तो ये उनको मालूम नहीं था। लेकिन जो यूरोपीय लोग हैं वो आज भी मानते हैं, यकीनन भारत की खोज तो नहीं कर सके, लेकिन ये अपने संकल्प पथ पर आगे बढ़ते हुए और उन्होंने कई अमेरिकी द्वीपों की खोज करी और यूरोपियों के लिए व्यापार के नए रास्ते
खोजे, इसलिए इनको याद किया जाता है। उनके दृढ़ संकल्प के लिए, उनके मंजिल हासिल करने का निर्णय जो अंतिम था उस तक पहुंचने के लिए उनको याद किया जाता है। तो ये तो पढ़ा हमने आज कोलंबस के बारे में। अगला हम जो है नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, वो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। लेकिन पिछले कल जो हमारा पार्ट 1 गया उसमें मैंने एक व्यक्ति के विशेष के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था। आज उसको हम फिर से लेना चाहेंगे। ये वो व्यक्ति हैं थॉमस एल्वा एडिसन, जिसकी बात हमने कल करी थी। और कल मैंने बताया था कि किस प्रकार से एक बच्चा जिसे टीचर भी पढ़ाना मुनासिब नहीं समझता और उसको ये मान के चलता है कि मंदबुद्धि है, उसी बच्चे की बात हम कर रहे हैं। वो बड़ा हो जाता है, माना जाता है कि जब वो पैसे घर में नहीं होते हैं तो क्या करता है, वो अखबारें बेचता है और अखबारें बेच कर पैसा जो आता है उससे लैब के इक्विपमेंट खरीदना शुरू कर देता है। क्योंकि उसका दिमाग जो था वो क्या था, चतुर। वो हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट तक ले जाता था, शोध करता था। तो वो शोध करते करते वो बच्चा एक दिन बड़ा हुआ और उसने जो पहला इन्वेंशन किया था, मैं बता दूं आपको, पहला जो इन्वेंशन किया था वो था प्रिंटर, स्टॉक प्रिंटर उसको कहते थे। और जब उनसे पूछा गया कि आप इसकी कीमत क्या लगाना चाहते हैं, तो क्योंकि वो बेचना चाहते थे उसको, तो उनको लगता था कि उस समय कीमत मुझे लगभग 12,000 हो, ये उनके दिमाग में सबसे बड़ी कीमत मिलनी ही चाहिए। लेकिन ये बड़े अचंभे की बात है, अचंभा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि उनको उस जो इन्वेंशन उन्होंने किया था उसका उस समय $40,000 US डॉलर मिले थे। अगर हम अपने देश की करेंसी की बात करें तो वो बन जाता है लगभग 5 करोड़। और हम बात कर रहे हैं लगभग 1860 के आसपास की। तो सोचिए, ये उनका पहला जो बड़ा इन्वेंशन था उसके लिए उनको धनराशि दी गई थी। तो ये है उनका मेहनत। अब आती है कि ये वही व्यक्ति था जिसने एक नहीं, वो रुका नहीं, पूरे ज़िंदगी में रुका नहीं और उसने सबसे ज़्यादा इन्वेंशन जो है वो कर डाले। और उनकी संख्या कितनी है, लगभग 1093, 93। जब तक वो जीवित रहे वो इन्वेंशन पे इन्वेंशन करते रहे। और उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो इन्वेंशन था, जानते हैं क्या था वो? आप क्वेश्चन भी पूछते होंगे अपने मॉर्निंग असेंबली में। वो था इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसके लिए उनको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। आप सोचिए, ये वो दिन था, ये दिन था 21 अक्टूबर का और 1879 ईस्वी की बात, 79 की बात है, कि लोग आ रहे थे, देख रहे थे, हैरान रहे थे कि कैसी चीज़ बनी है जो प्रकाश देती है। और इसी के ऊपर इन्होंने ये जो है लाइन कही थी और ये बहुत अहमियत रखती है। उनसे पूछा गया कि आपने 9,999 जो असफल ऑपरेटर, इस बल्ब को बनाने के लिए जो असफल प्रयास किए गए थे वो 9,999 किए गए थे और 10,000वां जो प्रयास किया गया था उसमें सफल हुए थे बल्ब बनाने में। तब जब उनसे पूछा गया कि आपने इस बल्ब को बनाने में 10,000, लगभग एक कम रह जाता है, इतने प्रयास आपने असफल किए, तो इस असफलता ने आपको निराश नहीं किया? देखिए क्वेश्चन क्या था, असफलता ने आपको निराश नहीं किया? और हम तो 1-2 के बाद ही हो जाते हैं। तो उनका जवाब था, उसको बड़ा सुनना ध्यान से आप, ये ज़िंदगी के ध्येय बना लेने चाहिए जीवन के लिए। उन्होंने कहा कि मैंने 1000 ऐसे रास्ते ढूंढ निकाले जो काम में नहीं आते और वो गलत हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये वो रास्ते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनका समय बर्बाद हो, इसलिए ये जो बर्बाद नहीं है, ये जो 9,999 ये वो रास्ते हैं जो मैं चाहता हूँ, मैंने दिखा दिया है कि आने वाली जनरेशन को फॉलो ना करें, ये गलत रास्ते हैं, आप सही रास्ते पर निकलें। तो ये मेहनत है मेरी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगी। तो आप सोचिए, ये कितनी नेगेटिव चीज़ों को भी कितना पॉजिटिव करते देते थे। तो एक और मैं एक बार, क्योंकि जब महान व्यक्तियों की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एक भी चीज़ नहीं छूट जानी चाहिए। उनकी ज़िंदगी का एक, जब वो लगभग 14 या 15 वर्ष के थे या 12 वर्ष के, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो माना जाता है कि उस समय जब उनकी जो लेबॉर्ट्री थी, जिसकी बात मैं कर रहा था कि रेलवे के डिब्बे पर उनकी जो लेबॉर्ट्री उन्होंने स्थापित करी थी अपनी, वहाँ पर आग लग जाती है और उस आग का जब पता लग जाता, अधिकारियों को पता लगता है, तो इनको जो है वो बहुत मारा जाता, पीटा जाता है। तो इससे क्या होता है, उनके कान जो डैमेज हो जाते हैं और वो सुनाई बहुत कम पड़ता है, 90% डैमेज हो जाते हैं। तो ये देखिए आप कितने पॉजिटिव आदमी होते हैं, ये बोलते हैं कि
अच्छा ही हुआ कहते हैं, अगर ये जो मुझे सुनाई नहीं देता है। अब क्या है, मैं पूरी तरह से कंसंट्रेशन जो है वो दे पाऊंगा अपनी लेबॉर्ट्री में। और देखिए क्या बात कि अब मुझे अच्छी बातें नहीं सुनाई दे रहा, मुझे फजूल की बातें नहीं सुनाई देगी, अब मेरे लिए ये अच्छा है। और सोचिए इस व्यक्ति ने 1093 जो है वो आपके इन्वेंशन किए आप लोगों के लिए, तो क्या नहीं होता है, क्या नहीं किया जा सकता है। तो जो थॉमस एल्वा एडिशन है वो ज़िंदगी में बहुत सारी लोगों को जो है वो उन्होंने किरण दी, बल्ब दिया, जिसको हम देख आज अगर थोड़ी देर की लाइट नहीं रहती तो आप सोचिए क्या हो जाता है। तो ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने आज भी इनको पढ़ा जाए तो ये आपके जीवन में प्रकाश लेकर आएंगे, कभी अंधेरा लेकर नहीं आएंगे। तो आप भी जीवन में अपने प्रकाश लेकर आइए, थॉमस एडिसन की एक भी बात को मान जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर अवश्य पहुंच जाएंगे। तो इसी शब्दों के साथ आज मैं आप फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बड़ा ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।